भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान फाइनल डिक्लेरेशन को लेकर सबसे अधिक पसोपेश की स्थिति देखी जा रही थी। रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पश्चिमी देशों और भारत के बीच जो मतभेद थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। जहां एक तरफ पश्चिमी देश चाहते थे कि फाइनल डिक्लेरेशन में रशिया का बाकायदा नाम लेकर उसे कंडेम किया जाए कि युद्ध रशिया की वजह से हुआ है और बाकायदा रशिया को एक बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड मैसेज दिया जाए, तो दूसरी तरफ भारत का मानना था कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का, भू राजनीतिक मुद्दों पर विवेचना करने का ये मंच नहीं है। इसीलिए G20 में बजाय इसके कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर राजनीति की जाए कि युद्ध में किसकी गलती है, कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, बजाय इसके सिर्फ सीधे तौर पर युद्ध को कंडेम किया जाए, युद्ध का बहिष्कार किया जाए कि युद्ध चाहे जो भी हो मानवता के लिए खतरा है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं उनको फोकस किया जाए डिक्लेरेशन में, ऐसा भारत का मानना था। क्योंकि भारत का वैसे भी मानना है, भारत की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि युद्ध जैसी स्थिति में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि युद्ध का तो हर कीमत पर बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण कतई नहीं किया जाना चाहिए। तो भारत और वेस्ट के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, यूके हो, रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इन मतभेदों को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद भारत में जो G20 सम्मेलन अब की बार हुआ, शायद वो G20 के इतिहास में ऐसा पहला सम्मेलन बने जहां पर कंसेंसस से कोई भी डिक्लेरेशन साइन ही ना किया जा सके, क्योंकि कंसेंसस बन ही ना पाए। तो यदि ऐसा होता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत किरकिरी हो जाती, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश बनता है। इससे पहले जितने भी G20 सम्मेलन हो चुके हैं सब में कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है सर्वसम्मति से कंसेंसस बना है और सबके अंत में डिक्लेरेशंस रिलीज हुए हैं। तो चूंकि भारत में जो पहले भी G20 की मीटिंग्स हुई थी अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डेलीगेट्स की, यही रशिया यूक्रेन युद्ध की पॉलिटिक्स के चलते, तो कभी चाइना की पॉलिटिक्स के चलते कोई भी कंसेंसस रीच नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि G20 के अंत में जो फाइनल न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन होना है वो भी ना हो पाए। लेकिन भारत ने सबको चौंका दिया जब G20 सम्मेलन के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की कि सर्व सम्मति के चलते न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जा चुका है। और ये डिक्लेरेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर भी दिख जाएगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर उनके मीडिया सेंटर में जाएंगे तो आपको इस डिक्लेरेशन की पूरी एक कॉपी मिल जाएगी। आप PDF डाउनलोड करके इस डिक्लेरेशन को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इतने मतभेदों के चलते भी एक कंसेंसस तैयार हो पाया और इस प्रकार का एक डिक्लेरेशन G20 के अंत में सबकी सर्वसम्मति से सामने आ पाया। डिक्लेरेशन बाकायदा अडॉप्ट किया गया। ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता है। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो भी इस डिक्लेरेशन के जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं, जिन मुद्दों को इस डिक्लेरेशन में उठाया गया, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की ये रही कि इसमें आर्थिक विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, यानी कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज पर ही इस डिक्लेरेशन में स्पॉटलाइट रही। हालांकि आपको इसमें बहुत से पैराग्राफ्स दिख जाएंगे, डिक्लेरेशन की शुरुआत में ही आपको पैराग्राफ्स दिख जाएंगे जो कि यूक्रेन रशिया युद्ध के संदर्भ में, यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये उसको एक जियोपॉलिटिकल एंगल से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर की जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इम्प्लीकेशंस हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी को उसके जो दुष्परिणाम झेलने पड़े हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को उसके दुष्परिणाम झेलने पड़े हैं, उस लिहाज से रशिया यूक्रेन युद्ध को इस डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस समिट की कि वेस्टर्न कंट्रीज ने, पश्चिमी देशों ने चाहे कितनी भी कोशिश की कि रशिया यूक्रेन युद्ध का एजेंडा G20 को हाईजैक करे, लेकिन भारत अपनी पोजीशन पर कायम रहा कि G20 मुख्यतः एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड फोरम है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करना या जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर, भू राजनीतिक मुद्दों पर विवेचना करना जो है वो इस फोरम की परिधि से बाहर है। तो जो सबसे पहले चैप्टर्स है, 4-5 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इस डिक्लेरेशन के, वो मैं आपको बताती हूँ।
तो सबसे पहला चैप्टर जो डिक्लेरेशन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर फोकस है वो है स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर दूसरा चैप्टर एसडीजीज को डिवोटेड है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किए थे और उनको फुलफिल करने की एक समय सीमा भी निर्धारित की थी, जो कि एक इंडिकेटर्स है जिसकी हम सब जानते हैं हर देश के विकास से जुड़े अलग अलग पहलुओं को लेकर इंडिकेटर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फुलफिलमेंट की प्रक्रिया को किस प्रकार से स्पीड अप किया जाए, इस पर दूसरा चैप्टर डिवोटेड है। फिर तीसरा चैप्टर है ग्रीन डेवलपमेंट को डिवोटेड, कि किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी क्रिएट किए जाए और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस किस प्रकार से पूरा विश्व अडॉप्ट करे, इसके लिए क्या नई स्कीम्स हो, क्या नए रोड मैप्स हो। फिर चौथा चैप्टर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रेंथनिंग और रिफॉर्म की प्रक्रिया पर केंद्रित है। और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की जहां तक बात आती है तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत बराबर अलग अलग फोरम्स पर उठाता आया है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो या फिर दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात हो। भारत की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि आज के समय में जब विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल गए हैं तो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस अभी भी वो पुरानी कॉलोनियल मानसिकता को ही प्रतिबिंबित करते हैं और आज के समय में अप्रासंगिक बन चुके हैं, क्योंकि ना तो ये एशिया की, ना ही अफ्रीका की, ना ही लैटिन अमेरिका की बदलती वास्तविकताओं को, बदलते भूराजनीतिक समीकरणों को, बदलते पावर डायनेमिक्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं और इसलिए इनके रिफॉर्म की बेहद आवश्यकता है। तो इस मुद्दे पर ये पूरा चैप्टर डिवोटेड है। फिर पांचवा चैप्टर है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर भी बात की गई है कि एक रोड मैप इसके लिए किस प्रकार से तैयार किया जाए। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया और भारत का जो यूपीआई है, जो भारत की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, वो किस प्रकार से और देश भी उसको अडॉप्ट करें और वो उससे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हुए, ये सभी आपको इस चैप्टर में शायद देखने सुनने को मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं इस डिक्लेरेशन के, जो आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बहुत फोकस है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, और ये इस डिक्लेरेशन की बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ये विकसित देशों को अकाउंटेबल ठहराती है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और आइलैंड नेशंस जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा ग्रास बने हैं और इस संदर्भ में विकासशील देशों के सस्टेनेबल एनर्जी एजेंडे की पूर्ति के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की फाइनेंसिंग की बात रखी है। तो विकसित देशों को क्लाइमेट चेंज के लिए अकाउंटेबल ठहराना और कैसे उनको जो विकासशील देशों के जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है इसकी फाइनेंसिंग का दायित्व विकसित देशों का है, इस बात को बहुत स्ट्रांगली इस डिक्लेरेशन में उठाया गया है और फिर यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी देशों को पेरिस एग्रीमेंट फॉलो करना है। अब रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो इस डिक्लेरेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि किस प्रकार से ये टेक्स्ट इतनी डिप्लोमेटिकली तैयार किया गया है, इतनी स्किलफुली ये टेक्स्ट तैयार किया गया है इस डिक्लेरेशन का, कि बिना रशिया का नाम लिए यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसे बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम भी किया गया है, लेकिन सब कुछ बिना रशिया का नाम लिए किया गया है। जो इस डिक्लेरेशन की शुरुआत में ही प्रीएम्बल सेक्शन है, चैप्टर 1 से पहले ही जो प्रीएम्बल सेक्शन है उसी में आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स दिख जाएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। तो इसमें किस प्रकार से बहुत ही स्पष्ट तौर पर डिक्लेरेशन में कहा गया है कि किस प्रकार से किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो ध्वस्त करने की, नष्ट करने की कोशिश करे। हर देश का ये दायित्व है कि शांति कायम रखने के लिए यूएन चार्टर का सम्मान करे, यूएन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस माने ताकि विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे। तो सब बातें कही गई हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। युद्ध को कंडेम किया गया है, बहिष्कार किया गया है उसका, लेकिन बिना रशिया का नाम लिए, बिना कोई भू राजनीति किए और बिना सीधे सीधे रशिया का बहिष्कार किए, सिर्फ युद्ध का बहिष्कार किया गया। तो ये इस डिक्लेरेशन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिक्लेरेशन में से ही मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाती हूँ। Concerning the war in Ukraine, while recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly, and underscored that all states must act in a manner consistent with the purposes and principles of the UN Charter in its entirety. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्पष्ट रूप से युद्ध की विभीषिका का खंडन किया गया है कि
किसी भी देश के लिए ये अनिवार्य है कि यूएन चार्टर का पूरा सम्मान करे, यूएन चार्टर को बाकायदा फॉलो करे और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली एक मैसेज दिया गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग या न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग की धमकी देना भी अस्वीकार्य है, लेकिन ये सब बिना रशिया का नाम लिए किया गया है। आगे का टेक्स्ट भी मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। Reaffirming that the G20 is the premier forum for international economic cooperation and recognizing that while the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, we acknowledge that these issues can have significant consequences for the global economy. तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि G20 मुख्यतः एक आर्थिक फोरम और विकास के मुद्दों से जुड़ा फोरम है और भू राजनीतिक मुद्दों पर विवेचना करना G20 का काम नहीं है। यानी रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, ये निर्धारित करना G20 सम्मेलन का काम नहीं है। और न ही रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकना, इसका समापन करना G20 मंच का काम है। बल्कि लेकिन हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध जो इतना बड़ा एक युद्ध है और किस प्रकार से इस युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर पूरी तरह से फर्क पड़ा है और खास करके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जिस प्रकार से इस युद्ध के दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। ग्लोबल फूड चेन डिसरप्ट हो गई है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं और ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से बढ़े हैं। तो जितने भी इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको संबोधित करना इस सम्मेलन का काम जरूर है। फिर इसके आगे के पैराग्राफ्स में इस बात का विस्तार से जिक्र किया गया है कि किस प्रकार रशिया यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बिल्कुल चरमरा गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है जो कि पहले से ही कोविड पैंडेमिक के परिणामों से उभर रही थी और इसका खामियाजा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है। यानी डिक्लेरेशन में रशिया यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और डेवलपमेंटल परिणामों पर फोकस है और इसी संदर्भ में कहा गया है कि द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स टू एड्रेस क्राइसिस एज वेल एज डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर क्रिटिकल। और फिर अंत में टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जब कुछ समय पहले रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी तो ये उनका स्टेटमेंट था कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी अ वॉर। तो इसको भी इस डिक्लेरेशन में इंक्लूडेड किया गया है जहां रशिया यूक्रेन का जिक्र है, रशिया यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। इसके अलावा इस डिक्लेरेशन में एक नई बात हमें देखने को मिलती है कि आतंकवाद पर फोकस है। आतंकवाद को एक पूरा चैप्टर डिवोटेड है जो कि आमतौर पर G20 डिक्लेरेशंस में हमें आतंकवाद पर उस प्रकार का फोकस देखने को नहीं मिलता। काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग नाम से ये चैप्टर है जो कि डिक्लेरेशन के अंत में है। तो आतंकवाद पर भी फोकस है और जिस अवैध धन से और गतिविधियों से आतंकवाद की फंडिंग होती है उनको काउंटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकवाद की फंडिंग को, इलीगल फंडिंग को चेक करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को और सशक्त बनाने की भी बात पर फोकस किया गया है। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे संगठनों को और सशक्त करने की बात की गई है। कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है FATF जो कि टेररिज्म की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके पूरे ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन करता है। तो आतंकवाद को लेकर जो चैप्टर एंड में इंक्लूड हुआ है ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भारत हमेशा से ही आतंकवाद का टारगेट रहा है और विशेषकर कि पाक स्पॉन्सर्ड टेरर का भारत हमेशा से टारगेट रहा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विकसित देश अधिकतर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि दक्षिण एशिया में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं तो जाहिर सी बात है उसका उन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। इसलिए जितनी दिलचस्पी वो रशिया यूक्रेन युद्ध का बहिष्कार करने में दिखाते हैं उतना भारत जब आतंकवादी गतिविधियों का विक्टिम बनता है तो उसमें वो इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते, उसको कंडेम करने में ये एक पैटर्न रहा है। लेकिन चूंकि अब भारत की भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और वैश्विक मंच पर जो भारत का बढ़ता वर्चस्व है, जो अब भारत की पोजीशन है, तो उसके चलते अब वेस्टर्न कंट्रीज चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो जिसका ग्रास भारत को बनना पड़े या चाहे भारत को इफेक्ट करे दूसरे मुद्दे हो, मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज ये एफर्ट नहीं कर सकते कि वो भारत से जुड़े इन मुद्दों को नजरअंदाज करें और यही G20 समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।